वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रीजनल रूरल बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसमें से आप लोगों को आरआरबी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा और उसी के साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक रिलेटेड सभी डाउट्स मोरलेस क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एजुकेटर शोभिक मित्र आपको स्वागत करता है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पे, और देखते हैं हम और आप मिलके कितना कुछ सीख सकते हैं। मेरे अचीवमेंट्स अगर आप लोग न्यू व्यूअर है देख सकते हैं, और नहीं तो देखने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आप लोग अगर न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसी के साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा हेल्प, इससे आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा टारगेट ऑडियंस बैंक तो मेनली है, इसके साथ एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस सभी जगह थोड़ा बहुत इकोनॉमिक अवेयरनेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हेल्प होगा अगर ये लेसन आप लोग अच्छे से देखते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम एक्चुअली चेंज हो गया है, लर्न विद शोभिक भी नहीं है, अभी हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर्स, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है। आप ही लोगों की हेल्प के लिए, इस सिंप्लिसिटी के लिए मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल के आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ तो मिलेगी ही, इसके साथ बाकी जितना भी आगे मैं लेसन लूँगा, कि पिछले जो लेसन ले चुका हूँ सबका पीडीएफ आप लोग इजीली मिल जाएगा। अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स में ज्वाइन करना चाहते, जो आप लोग ज्वाइन करना चाहिए, तो अगर मेरा रेफरल कोड +R4SV यूज़ करते हैं तो आप लोगों को भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी के प्लस कोर्स से, एनी कैटेगरी, वो बैंकिंग हो, वो एसएससी और रेलवे, कहीं पर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट लेसन में घुस जाते हैं। तो पहला जो हम आप लोग से डिस्कस करेंगे वो है रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबी जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, से इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डिनेंस पास्ड इन सितंबर 1975 एंड एक्ट जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आरआरबी एक्ट 1976 टू प्रोवाइड सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स। मेनली आरआरबी का जन्म क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कमर्शियल बैंक है, वही तो सबको लोन दे सकता था, तो आरआरबी का ज़रूरत क्या था? एक्चुअली जो कमर्शियल बैंक्स है ये मेनली आप लोग देखेंगे अर्बन सेक्टर में है और नहीं तो सेमी अर्बन सेक्टर में। रूरल में इनका प्रेजेंस बहुत ही कम है। तो रूरल सेक्टर के लोग स्पेशली एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले तो हमारे जीडीपी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता था। अभी सर्विस सेक्टर उसको ओवरटेक कर लिया, ये अलग बात है, पर पहले एग्रीकल्चर सेक्टर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता था। इसी कारण एग्रीकल्चर को मद्देनजर करते हुए, उसको देखते हुए हम लोग क्या किए, आरआरबी को लेके आए अकॉर्डिंग टू आरआरबी एक्ट 1976, जिस पे हेल्प हुआ कि रूरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में आरआरबी लोन दे सके। अभी कौन से कमेटी आरआरबी को सेटअप किया तो इम्पोर्टेंट है, वो जान लेते हैं। वो है नरसिम्हा कमेटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अभी देखते हैं पहला एक ये भी आया था, ये एक आईबीपीएस का किसी भी एक एग्जाम में आया था कि पहला जो आरआरबी एस्टेब्लिश हुआ था वो है प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है दिस वन, दैट इज प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये पहला रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश हुआ था। और वो कितना कैपिटल, दो टाइप कैपिटल होता है, एक ऑथराइज कैपिटल और एक पेड अप कैपिटल। इन दोनों का डिफरेंस मैं बाद में आप लोगों को समझा दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। फिलहाल आप समझ लीजिए कितना कैपिटल से ये फंड हुआ था, ये खुला था बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, 5 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख सकते हैं, याद रखना चाहिए। इनफैक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1975 5 regional rural banks were set up with a total authorized capital of ₹100 crore, जो मिलियन में अगर देखे जाए वो $10 million, which later augmented to 500 crore, that is $50 million, जो बाद में चेंज होके बढ़ चढ़ के हुआ 500 करोड़ रुपया। आरआरबी का अगर देखते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हम लोग देखते हैं स्टेट और बैंक है, वैसे आरआरबी को कौन ओन करता है? इसका कुछ फिक्स शेयर होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं 15% और बाकी 30% करता है कमर्शियल बैंक, मतलब स्पॉन्सर बैंक। जैसे मान लेते हैं प्रथमा ग्रामीण बैंक, इसका स्पॉन्सर क्या है? बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट तो 50% करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी 15% करेगी, बाकी 35% करेगी पंजाब नेशनल बैंक, दैट इज पीएनबी। ये होता है उसका स्पॉन्सर बैंक। तो ऐसे करके आरआरबी सेटअप होता है। हर आरआरबी का कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Subsequent to review of financial status of RRBs by Union Finance Minister in August 2009, it was seen a large number of RRBs had a low capital to risk weighted asset ratio CRAR. अभी CRAR के बारे में तो हम पढ़े नहीं, तो उसको फिलहाल स्किप करते हैं। फिलहाल याद रखिए कि लो कैपिटल रिस्क रेशियो था, पर CRAR क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक अलग से टॉपिक रहेंगे जहां हम CRAR को डिस्कस करेंगे, और ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब टर्मिनोलॉजी हम बाद में डिस्कस करेंगे। A committee was formed under chairmanship of K.C. चक्रवर्ती, the then deputy governor RBI। RBI के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन कौन अभी फिलहाल 4 डिप्टी गवर्नर है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो के.सी. चक्रवर्ती उस टाइम के डिप्टी गवर्नर, जब ये फॉर्म हुआ था कमेटी, मतलब आरआरबी का फिनिश स्टेटस ऑब्जर्व करने के लिए, एंड सजेस्ट मेजर्स रिगार्डिंग रिकैपिटलाइजेशन टू ब्रिंग द CRAR ऑफ RRBs टू एटलीस्ट 9% बाई 2012। तो ये CRAR रेशियो इसको घटाना था। इसके लिए RRB का रिकैपिटलाइजेशन जरूरी था कि नहीं, क्या मेजर्स लेने चाहिए, ये सब देखने के लिए एक कमेटी को फॉर्म किया गया था। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 56 RRBs है इंडिया में, बट ऑब्वियसली इन फ्यूचर एमलगमेशन होगा, मतलब मर्जर होगा और RRBs को घटाया जाएगा। जैसे हम पहले बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम स्पेसिफिक से लास्ट वाला पॉइंट, जैसे स्पॉन्सर बैंक और प्रथम ग्रामीण बैंक व सिंडिकेट बैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने थोड़ा गलती शायद बोल दिया लास्ट स्लाइड में, स्पॉन्सर बैंक और प्रथम बैंक सिंडिकेट बैंक है, नॉट PNB। अच्छा, एक बात आप लोग बता सकते हैं कि सिंडिकेट बैंक किस बैंक के साथ मर्ज हुआ, जो मेगा मर्जर हुआ ना फर्स्ट स्टेप 2020, सिंडिकेट बैंक किसके साथ मर्ज हुआ, मुझे लगता है PNB के साथ हुआ है, पर मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। ये आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर याद रखिएगा स्पॉन्सर बैंक और प्रथम बैंक बस सिंडिकेट बैंक, नॉट PNB, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। जैसे हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में आपको पता ही है, जो कमर्शियल बैंक में अंडर आते हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जो स्टेट और बैंक होता है, मतलब जिसमें से गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 50% होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक समझ लेते हैं, ये फुल्ली प्राइवेट है, मतलब फुल्ली प्राइवेट होना है तभी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हाल ही में IDBI बैंक जो नेशनलाइज बैंक था, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक था, वो हाल ही में प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। कैसे बना? LIC ने उसको खरीद लिया उसके शेयर, तब वो प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर बैंक्स वेयर ग्रेटर पार्ट्स ऑफ शेयर इक्विटी आर नॉट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट बट बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स। मतलब यहाँ मेजोरिटी प्राइवेट सेक्टर होल्ड करेगी इसके शेयर, इसकी इक्विटी, तब उसको बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अभी हम लोग इक्विटी, शेयर, CRAR ये सब टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं जानते, इसमें हम घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि इस सब के लिए अलग से लेसन बनेगा। जैसे हम लोग जब कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, इक्विटी इस सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे शेयर में 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंशियल शेयर, एक इक्विटी शेयर। इस सब के बारे में हम डिटेल्स पर तब पढ़ेंगे, नॉट नाउ, बिकॉज अभी अगर पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगा आप लोगों के माइंड पे, इसलिए हम नहीं पढ़ाना चाहेंगे वो चीज़। द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स बाय फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया। 2 टाइप के, एक होता है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एक होता है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स किसको बोले जाएंगे? जो 1968 में जब हम लोग का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसके पहले जो बैंक एग्जिस्ट करते थे उसको हम बोलते हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स किसको बोलेंगे? जो आज़ादी के बाद, इनफैक्ट आज़ादी क्यों बोलेंगे, लिबरलाइजेशन के बाद, आज़ादी के बाद तो यही फॉर्म है ना, बट कुछ बैंक है जो आज से पहले भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके, ओल्डेस्ट तब प्राइवेट सेक्टर बैंक था इलाहाबाद बैंक, बट बाद में नेशनलाइज हो गया। वो सब बहुत पहले का था, आज़ादी के बाद पहले का था। आज़ादी के बाद में कुछ बैंक, असल बाद में तो नेशनलाइजेशन हुआ ना, जैसे 1968 में हुआ था 14 बैंकों का, 1980 में हुआ था 6 बैंकों का। एक्चुअली ये किसको बोल रहे हैं? ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो अभी के पब्लिक सेक्टर बैंक है वो तो पहले प्राइवेट थे, जैसे यूको बैंक शायद मोस्टली बिरला का था, ऐसे किसी का अलग अलग का सबका था, प्राइवेट का शेयर होल्डिंग था। बाद में इंदिरा गांधी के ज़माने में नेशनलाइजेशन हुआ फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत, और 1968 में हम नेशनल बैंक देखिए, मतलब गवर्नमेंट ओन बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक को उसी को बोलेंगे जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सब बाद में फॉर्म हुए आफ्टर 1990s। ICICI बैंक मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म हुआ था 1995 अराउंड, इफ आई नॉट मिस्टेकन। चलिए देख लेते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स प्राइवेट सेक्टर बैंक से। मैं उतना ही डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक के तो बहुत चीज़ डिस्कस कर सकते हैं।
नेहरू गांधी बैंक वॉज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया विच वॉज फाउंडेड इन 1899। ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना है, 1940 से इंडिपेंडेंस हुआ, उसको बहुत पहले 1900 से पहले। भाई राव बहादुर TM इन कोची केरला। ये सब बैंक एक्चुअली बाद में फेलियर हो गया था, ये सब बैंक का एग्जिस्ट नहीं कर पाए ये सब बैंक। तो पहला बैंक जो है वो हम लोग अभी डिस्कस कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेहरू गांधी बैंक, बेस याद रखिएगा। अभी न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक में थोड़ी और कुछ जान लेते हैं। द बैंक्स which came into operation after 1991 with the introduction of economic reforms and financial sector reforms are called new private sector banks। एक्चुअली 1990 में हम लोग देख पाए जब इंडिया बहुत फिनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, उससे हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये सब कॉन्सेप्ट भी लाए। उसी टाइम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक का जन्म हुआ था। कौन सी कमेटी रिकमेंड की थी लिबरेशन प्राइवेशन? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, नहीं तो मैं बाद में तो किसी न किसी लेक्चर में बोल ही दूंगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 was amended in 1993, which allowed entry of new private sector banks in the banking industry. However, certain criteria were set for the establishment of these new private sector banks. जो क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं, पर उससे पहले एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना है। जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक तो आप लोग जानेंगे, और बाकी बहुत सारी चीज़ आप लोगों को दिमाग में अभी शायद स्ट्राइक करेगा, पूछना चाहेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए वो सब चीज़ अपने माइंड में रखिए, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हम लेंगे तो आपके डाउट सॉल्व हो ही जाएंगे। अगर तब भी सॉल्व नहीं होते हैं तो तब ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेगा। अभी आते हैं क्राइटेरिया फॉर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। द बैंक शुड हैव अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 200 करोड़, नहीं तो नहीं हो सकता। 200 करोड़ मिनिमम नेट वर्थ होना चाहिए, तभी प्राइवेट सेक्टर बैंक आप अप्लाई कर सकते हैं RBI। द प्रोमोटर्स होल्डिंग शुड बी अ मिनिमम ऑफ 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो 20% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पेड अप और ऑथराइज मैंने नहीं समझा, बाद में समझाऊंगा। विद इन 3 years ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द ऑपरेशंस द बैंक शुड ऑफर शेयर्स टू पब्लिक एंड द नेट वर्थ मस्ट इंक्रीज टू 300 करोड़। ये सब कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। लेटेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो फिलहाल लास्ट ऑपरेशन स्टार्ट किए थे वो है IDFC बैंक एंड बंधन बैंक। फिलहाल बोले हैं, बट ये भी बहुत पुराना हो चुका है, शायद 2013 होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बंधन बैंक IDFC बैंक जब ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। तो चलिए ये लेसन जो छोटा